तो ये तो होना ही था, लगातार बीजेपी तो यही कह रही थी। बहरहाल अब सवाल तो बनता है कि ये जो बयानबाजी की जा रही है आखिर क्या माने, गठबंधन खत्म? तो कुछ ऐसे ही सवाल जो हम अपने मेहमानों से करेंगे, जरा वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल तो यही, क्या खत्म हो गया है यूपी में बीएसपी एसपी गठबंधन? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जो संकेत माया ने दिए उससे तो यही लग रहा है। मायावती और अखिलेश के गठबंधन में अब कितनी उम्मीदें बाकी हैं? सवाल यह भी, क्या मायावती की शर्तों पर अमल करेंगे अखिलेश यादव? क्या शर्तों की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे अखिलेश यादव? सवाल यह भी, अकेले चुनाव लड़ने से माया अखिलेश को फायदा या नुकसान? और सवाल यह भी, अखिलेश पर लगाए माया के आरोपों में कितनी सच्चाई है? तो कुछ ऐसे सवाल जो आज के वक्त में जनता भी जानना चाहती है कि ये गठबंधन क्या वाकई में ठगबंधन था, छलावा था, ये मिलावटी गठबंधन था? इस तरीके से बीजेपी कहती रही और फिर कांग्रेस के पीएल पुनिया ने भी कह दिया ये तो होना ही था, यानी पहले से ही लोग सोच के चल रहे थे यही होगा, बस हश्र ये जो हुआ है वो थोड़ा जल्दी हुआ है। अभी भी कुछ उम्मीदें क्या नजर आ रही हैं, इस पर बात करते हैं, क्योंकि गठबंधन के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक पार्टी आरएलडी, उनके नेता भी मौजूद हैं, तमाम नेता। सबसे पहले स्वागत करते हैं बीजेपी नेता रेणु भाटिया जी, साथ ही साथ प्रशांत पाठक जी, प्रवक्ता पीएसपी एसके मुखर्जी साहब, आरएलडी नेता जो कि गठबंधन के साथी हैं। लखनऊ में चलते हैं तो वहां पर प्रेमकांत तिवारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रामचंद्र जो कि दलित चिंतक है। गए वो उधर आप बीच में फंस गए। एक ऐसी ही पार्टी पीएसपी जो कि एसपी के काफी करीबी है, इसलिए अखिलेश को बहुत अच्छे से जानते होंगे। प्रशांत पाठक जी, आपसे एक बहुत अहम सवाल, मायावती ने कुछ शर्तें रखी हैं, अब ये बताइए, आप लोगों तो अखिलेश को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या मायावती की शर्तों पर अमल करेंगे अखिलेश यादव? क्या शर्तों की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे अखिलेश यादव? ये आपसे सवाल। देखिए रजनी जी, पहली बात यह कि गठबंधन का एक धर्म होता है और उस धर्म का पालन करना दोनों दलों की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको ये चैनल के माध्यम से मैंने बोला था कि जिस तरीके से मायावती जी ने अखिलेश को एक तरीके से अपने इशारों पे चलाना शुरू किया है, तो ये गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ये घोषणा मैंने चुनाव से पहले भी करी थी कि ये केवल और केवल चुनावी फायदा लेकर के आदरणीय बहन जी जो है इस गठबंधन को एक तरीके से दरकिनार करते हुए अपने आगे राजनीतिक भविष्य को तलाशना शुरू कर देंगी, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश जी का जो अभी तक जो उनके पॉलिटिकल फैसले रहे हैं उससे किसी भी तरीके से कोई भी समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति उनसे इत्तेफाक नहीं रखता है। जिस तरीके से उन्होंने फैसले दिए, चाहे वो 2017 के अंदर उनका कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना हो या 2019 में आकर के बहन जी के साथ चुनाव लड़ना हो, हर समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी, जिसका खामियाजा इन्हें 2019 में हर उस व्यक्ति ने इन्हें दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन आप जोर जबरदस्ती पे नहीं चला सकते कि डिक्टेटरशिप एक तरीके से मायावती जी का जो उनका जो चरित्र रहा है, जो उनका एक तरीका रहा है राजनीति का, वो हमेशा डिक्टेटरशिप के लिए जानी जाती है। उनका ये रहता है कि जो भी गठबंधन, इवन जब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी थी, बीजेपी उनके साथ में थी, तब भी वो बीजेपी के सारे फैसलों को दरकिनार कर देती थी और बीजेपी के नेताओं को साइड लगाते हुए अपने मन का काम वो करती थी। इसी वजह से 3 बार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन फेल रहा। दूसरी बात करें आरएलडी की, तो आरएलडी ने ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जैन जी ने या अजीत सिंह जी ने एक तरीके से अपने पिता पुत्र की राजनीति बचाने के लिए ये एक तरीके से मतलब इन्होंने गठबंधन में आने की एक तरीके से जो आपने घटनाक्रम देखा था, बार बार जैन जी का दौड़ दौड़ के जाना, अखिलेश जी के पास जाना। बहन जी ने तो बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया था कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और बात भी कई मायने में उनकी सही थी। तो ये जो है, ये आप गठबंधन, अब इसमें कोई मतलब संभावनाएं इसमें बची नहीं है। बहन जी को जो करना था उन्होंने शून्य से अपने आगे एक 0 लगा लिया और इस एक 0 के आगे उन्होंने 1 लगा लिया। अब वो 1 को उस 1 के पीछे अब वो 1 0 और लगाने की कोशिश में लगी हुई है। और देख लेना 2022 का चुनाव जो है वो बहन जी स्वयं के दम पे लड़ेंगी, केवल और केवल उन्हें अभी उनकी लग रहा है 403 सीटों में से 100 उन्हें मिल जाएंगी, एक और 0 लगाने में कामयाब रहेंगे। आपको लग रहा है माया जो कहती है कर देगी। यही घटनाक्रम होगा और इसका खामियाजा। सर आपने जवाब नहीं दिया, वो जवाब मैं लूंगी आपसे। मैंने ये आपसे किया था, आप लोग बहुत अच्छे से अखिलेश को जानते हैं कि जो शर्तें मायावती ने रखी है वो उसे मानेंगे कि नहीं, कसौटी पर खरा उतरेंगे नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो ये सवाल का जवाब आपसे हम जरूर लेंगे। अकेले चुनाव लड़ने से माया अखिलेश को फायदा या नुकसान? अखिलेश पर लगाए मायावती के आरोपों में कितनी सच्चाई है? इन सवालों के जवाब छोटे से ब्रेक के बाद।
ये तो होना ही था। गठबंधन को लेकर बीजेपी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 23 मई आएगी, उसके बाद ये गठबंधन टूट जाएगा, यानी चुनाव खत्म तो गठबंधन खत्म। लेकिन बहुत जल्दी हो गया। कुछ मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में लिया फैसला है। अब वाकई में जल्दबाजी में लिया फैसला है या फिर आगे थोड़ी सी उम्मीद है? इसलिए हम सवाल ये कर रहे हैं कि मायावती और अखिलेश के गठबंधन में अब कितनी उम्मीदें बाकी हैं? क्या माया की शर्तों पर अमल करेंगे अखिलेश यादव? क्या शर्तों की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे अखिलेश यादव? और अकेले चुनाव लड़ने से माया अखिलेश को फायदा या नुकसान? ये सवाल मेहमानों से कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, एक बार फिर से आपको मिलवा दें। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से रेणु भाटिया जी जुड़ी हुई हैं, प्रशांत पाठक जी, पीएसपी शिवपाल की पार्टी जो है अखिलेश को बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि वहीं से नाराज होकर ये पार्टी बनाई गई। एसके मुखर्जी साहब आरएलडी के नेता हैं और गठबंधन के साथी भी हैं। अभी गठबंधन टूटता हुआ इन्हें नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ में मौजूद है प्रेम कांत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो ये मानकर चल रहे हैं कि गठबंधन तो टूट ही गया है, ऐलान नहीं हुआ तो क्या हुआ। रामचंद्र जो कि लखनऊ में मौजूद हैं, दलित चिंतक हैं, वो उन्हें ये लग रहा है कि ये जो गठबंधन है जल्दबाजी में ये ऐलान किया गया है। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत पाठक जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। अखिलेश को बहुत अच्छे से आपकी पार्टी जानती है, शिवपाल भी जानते हैं, पिता को धोखा दिया, आप पता नहीं क्या क्या आप लोग बोलते रहे। 2014 में कुछ हासिल नहीं हुआ, 2017 में विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, 2019 में भी अपनी पत्नी की सीट नहीं बचा पाए और भी कई सीटें नहीं बचा पाए। अब जो मायावती शर्तें रख रही हैं उन पर अखिलेश अमल करेंगे या फिर अब कुछ और होगा उनका निश्चय या कुछ और वो सोच रहे हैं? देखिए, उनका अखिलेश जी का क्या निर्णय होगा वो उनकी अपनी सोच पे निर्भर करता है। मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप शर्तें किसी की कबूलना स्वीकार करते हैं तो एक तरीके से आप अपनी हार को स्वीकार करना आरंभ कर देते हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने जिस तरीके से एक मौन धारण किया हुआ था, मतलब अखिलेश जी से बहुत सारी उम्मीदें थी समाजवादियों को, जिस तरीके से उन्हें आदरणीय शिवपाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय नेता जी के नेतृत्व में जिस तरीके से वो निखार ला रहे थे राजनीति के अंदर, तो मैं कहूँगा वो पूरी तरीके से उस राजनीति में परिपक्व नहीं हो पाए। अगर वो परिपक्व हो जाते तो वो कभी भी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करते, क्योंकि जिस पार्टी की विचारधारा ही आपस में मेल नहीं खाती हो। पिछले 25 वर्षों का इतिहास आप उठा लीजिए कि जब भी बसपा सरकार आई है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को उत्तर प्रदेश में सताया गया तो केवल और केवल समाजवादियों को सताया गया था। सबसे ज़्यादा लाठियां अगर किसी के ऊपर पड़ी तो केवल और केवल समाजवादियों ने खाई हैं। इसका उल्टा बोलते हैं कि गेस्ट हाउस कांड जब हुआ था तो भाई सपा ने, मुलायम ने क्या किया था, बीजेपी ने बचाया था। इसका उलट होता है सर? नहीं, सुन लीजिए, मैं जो आज की वर्तमान परिस्थितियों पर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने बार बार ये बात कही थी कि चलिए ठीक है, हमसे कोई मनभेद हुआ या मतभेद हुआ, हम लोग अलग हुए, एक अलग विचारधारा थी, लेकिन अखिलेश जी को ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई? मैंने बोला कि जो आपने गणित लगाई, जो समीकरण लगाया, आपने सोचा मुस्लिम हमारी तरफ आ जाएगा, आपने सोचा यादव हमारी तरफ आ जाएगा, आपने सोचा इसके साथ में अगर हम दलित वोट प्लस कर लेंगे तो हम करीबन 42-45% के आसपास बैठ जाएंगे और हम उत्तर प्रदेश के अंदर 50 से जैसे वो वादे कर रहे थे कि मैं 85 सीटें या 75 सीटें लेके आ जाऊंगा। लेकिन नतीजा बिल्कुल उसके उलट चला गया। क्यों? क्योंकि जनता जो है वो भली भांत तरीके से बहन जी के उनके कहूं मैं उनके निर्णय से सीधा बोलिए ना, गलत संदेश गया है, गलत संदेश गया है लोगों के बीच। तो बिल्कुल गया। कि इतना क्यों झुक गए? जिसको एक भी सीट नहीं मिली उसे आप 37 सीटें दे देते हैं, खुद अपनी सीटें जो हैं उसमें से 38 उन्हें देते, 37 खुद लेते। और जो समाजवादी विचारधारा के कुछ लोग, बचे खुचे लोग थे जो आदरणीय नेताजी के को देखते हुए समाजवादी के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने भी अपने हाथ वापस खींच लिए, क्योंकि कतई भी कोई भी सच्चा समाजवादी इस विचारधारा को स्वीकार नहीं करेगा कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में। यानी अब तो रास्ता अलग अलग है। हो सकता है कल आपकी पार्टी आ जाए, हो सकता है कल आपकी पार्टी आ जाए अखिलेश के साथ, कुछ भी हो सकता है। कहना चाहूंगा कि अगर आज भी अगर वो समाजवादी अस्तित्व को अगर वो बचाना चाह रहे हैं तो आइए आप, तो आप जो है बिल्कुल आप बहुजन समाजवादी पार्टी के इशारों पर नाचना आप बंद कर दें, क्योंकि आप स्वयं में। अरे सर, तो आप तो जाएंगे ना फिर? नहीं, देखिए, फिर आ जाएगी। देखिए, अब जब टूट रही, इतना प्यार दिखा रहे हैं आप सपा के लिए शब्दों में, तो असल में भी दिखेगा। अब देखिए, अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, देखिए पुत्र, जो चीजें हैं, जो एक पौधा जिसको सींचा गया तो ठीक है, उसने हमें वहां से मुझे हटा दिया गया, तो उस पौधे का काटने का काम तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको स्वयं अपने खून से सींचा है ना, उस वृक्ष को बड़ा किया है, ठीक है ना, तो वो उसको काटने का काम कोई नहीं करेगा, कोई भी समझदार व्यक्ति इस काम को नहीं करेगा। ठीक है, विचारधारा अलग हुई, पार्टी अलग बनी, एक अलग विषय था, लेकिन मायावती जी के साथ में जाना किसी भी समाजवादी विचारधारा के अब अच्छा नहीं होगा। अब बिल्कुल भी अखिलेश जी को प्रेमकांत जी, इस पर आप क्या कहेंगे? और हमें तो ऐसा लग रहा है कि इधर ये कह रहे हैं कि माया के साथ मत जाइए,
और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है पीएसपी एसपी सब साथ साथ हो जाए माया के खिलाफ लड़ने के लिए 2022 में, ये भी तस्वीर सामने हो सकती है क्या? मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि मायावती ने अपने को इस तरह से राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय बनाने की एक बार फिर उन्होंने जो चाल चली है, एक तरीके से उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तो उसको पुनर्रेखांकित किया है। लोग उनको जानते हैं कि राजनीतिक रूप से इनके ऊपर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। हम आपको वो चीज बताना चाहेंगे कि जब 3 बार ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, तो तीनों बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना अनकंफर्टेबल रखा, बिल्कुल एक वो कहावत नहीं कही जाती, छाती पे मूंग दलने का काम किया। उस तरीके से इन्होंने, इसी प्रकार आप देख लीजिए जब मुलायम सिंह यादव के साथ में इनकी सरकार बनी थी 93 में, तब इन्होंने इतना अनकंफर्टेबल रखा समाजवादी पार्टी को कि वो भी बिल्कुल परेशान हुए। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस के साथ में जब समझौता करके चुनाव लड़ा था, यही आरोप इन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी लगाया था कि मेरा वोट आपको ट्रांसफर हुआ, आपका वोट मुझको ट्रांसफर नहीं हुआ। देखिए, मैं पहली बात तो रंजीत जी मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये रंजीत जी की अपनी निजी राय हो सकती है, जातिगत राजनीतिवाद राय इनकी अपनी निजी राय हो सकती है। देखिए सुन लीजिए, नहीं पहले या तो आप समाजवादी आंदोलन को समझने का विचार नहीं सुनिए, या तो आप समाजवादी विचारधारा को समझने के पढ़िए। समाजवादी विचारधारा के अंदर आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने, डॉक्टर लोहिया ने और तमाम ऐसे नेता थे, जयप्रकाश नारायण जी, ऐसे कई नेता थे जिन्होंने इस मतलब एक समाजवादी विचारधारा का आंदोलन लड़ा। चौधरी चरण सिंह जी थे, इसके बाद जनता दल का उदय हुआ, बहुत टाइम से चला रहा है। यादव ये ठीक है, एक वर्ग का जब कोई नेता बनता है तो उसके प्रति उसकी जाति वालों की अपनी श्रद्धा रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10 करोड़ की जनता है तो आप केवल कुल 1 करोड़ 80 लाख यादवों के चक्कर में आप पूरी जनता को आप एक तरीके से आप साइड लाइन में लेके आओगे। ऐसा हमारी सरकार में नहीं हुआ। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर विकास कहीं हुआ है, जिन दलितों के गांव में जाइए, जो मायावती जी अपने आप को दलित चिंतक बताती है, दलितों का बहुत बड़ा हितैषी बताती है, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उनका निजी विकास तो हुआ है, लेकिन दलितों का विकास जो बेचारे जहां थे वहीं पे ही मौजूद हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अत्याचार अभी हुआ। बसपा शासन का पूरा रिकॉर्ड उठा लीजिए, 2007 से लेकर 2012 के अंदर में सबसे ज्यादा अगर दलितों के साथ अत्याचार हुआ तो केवल और केवल बसपा सरकार के अंदर हुआ। आप समाजवादी शासन का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, एक भी दलितों को, मतलब कुछ एक मामले ऐसे हो जाते हैं, मैं उस पर नहीं कह सकता, इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं सामने निकल के आया जिसको आप कह सके कि वो उपचुनाव में ऐसा ना हो कि बीजेपी की तरफ हवा चल जाए, उपचुनाव में बीजेपी की तरफ हवा चल जाए। जनता तो जनता है, बड़ा मामला छोटा मामला क्या होता है? आप कम से कम अपने आप को देख तो लीजिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ विधायकों ने किसी महिला को लात जूतों से नहीं मारा, जिस तरीके से आपके विधायक गुजरात में मार रहे हैं। अरे गुजरात नहीं जाते सर, यूपी ही रहते हैं, वो मैटर सुलझ गया है, वो राखी बांधी, माफी मांग ली, आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? और सवाल है मेरे पास, और सवाल है मेरे पास, अरे वो माफी मांगी, राखी बांधी, किसी महिला पे कोई हाथ उठाए, ये भारतीय संघी आप कह रहे हैं कि हमारा ऐसा नहीं होता। ये जो उत्तर प्रदेश में जो जयप्रदा को कहा गया, वो मैम रुकिए, वो मैटर छोड़िए, अरे सुनिए, आप दोनों रुक जाइए। आखिरी सवाल प्रेम कांत तिवारी जी से जो हमने शुरुआत की थी, ये तो होना ही था, उस पर लेते हैं। रुक जाइए पाठक साहब, ना हम गुजरात जाएंगे, ना जयप्रदा की तरफ जाएंगे, ना वो पिटाई की तरफ, हम मुद्दे पर आएंगे जो हमारा सवाल है। प्रेमकांत जी, अकेले चुनाव लड़ने से माया अखिलेश को फायदा या नुकसान, क्या कहता है आपका आकलन? एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ आई थी। फायदा या नुकसान अकेले चुनाव लड़ने से? तो अलग अलग चुनाव, अगर उपचुनाव लड़ेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन नुकसान किसे होगा सबसे ज्यादा, मायावती को या फिर अखिलेश को? ये देखने वाली बात है। तमाम अहम खबरें इंडिया वॉइस पर देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। मई दिन गुरुवार ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी।